Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to start Unit 2. Unit 2 is from Block 3 MPCE 022, that is MAPC second year counseling psychology students. This video is for you guys. ये वीडियो या ये यूनिट मैं कहूँ तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है इस पूरे कोर्स की. अगर आपको ये यूनिट अच्छे से आ गई सो समझ लीजिए आपने आधा युद्ध जीत लिया. इसमें जो भी चीज़ें दी हैं वो आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि यही आपका बेस बनाएगा जब आप किसी पेशेंट की काउंसलिंग करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक. पहली चीज़ जो हम एक इस यूनिट का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे वो क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें हमें एक सिनेरियो पता चल जाता है कि किस सिनेरियो में पूरा चैप्टर बेस्ड है और हम क्या क्या चीज़ें जानेंगे इस यूनिट में. पहली चीज़, काउंसलिंग जो प्रोसेस होता है, ऑब्वियसली हम सभी जानते हैं कि क्लाइंट और काउंसलर दोनों आमने सामने होना ज़रूरी है. इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप डेवलप होना बहुत ज़रूरी है और वो हेल्प भी करता है कि क्लाइंट को किस डायरेक्शन में हम पहुंचा सकते हैं, वो कैसे खुद अपने आप को सही दिशा तक ले जा सकता है, कैसे वो अपने लिए जिम्मेदार बन सकता है. तो काउंसलिंग इन सब में उसकी हेल्प करती है. जोसेफ हर्से प्रेट ये इस चीज़ के स्पेशलिस्ट है कि ग्रुप काउंसलिंग कैसे करते हैं. ये पहले इंसान थे 1905 में जिन्होंने ट्यूबरकुलोसिस यानी जो टीबी के पेशेंट होते हैं उन लोगों की ग्रुप में काउंसलिंग की थी. तो इन्हीं से ही स्टार्ट हुआ था, इन्हीं ने ही स्टार्ट किया था. अदरवाइज वैसे देखा जाए तो काउंसलिंग दोनों तरीक़ों से होती है. इवन कपल काउंसलिंग भी होती है, इंडिविजुअल काउंसलिंग होती है, कपल काउंसलिंग होती है, देन ग्रुप काउंसलिंग भी होती है. सो ये सारी चीज़ें इसमें देखने के लिए मिलती है. जो काउंसलिंग अप्रोचेस हैं उनको है ना 4 ब्रॉड कैटेगरीज में इन्होंने बांटा हुआ है. यानी कि इस यूनिट में हम फर्दर 4 वीडियोस पढ़ेंगे. हालांकि इस यूनिट से आने वाले वीडियो बहुत बड़े होने वाले हैं और बहुत ब्रेन ड्रेनिंग होते हैं. मेरे लिए तो बहुत ओवर एग्जर्टिंग होते हैं. हर एक चीज़ रिटेन करके बताना बहुत मुश्किल पड़ जाता है कभी कभी, लेकिन स्टिल आई डू इट फॉर यू गाइस. आई वांट कि हमारे यहाँ से जो काउंसलर निकले वो इतने अच्छे निकले कि उनके क्लाइंटील बहुत सही रहे. सो और आपको सही चीज़ आनी चाहिए. किसी इंसान को गलत बताना या गलत सिखाना इज ब्लंडर, वो नहीं होनी चाहिए. सो इसीलिए इसी इंटेंशन से मैं वीडियोस बनाती हूँ कि हेल्प हो जाए और हम अच्छा सही सीखें. तो ये 4 जो ब्रॉड कैटेगरीज हैं इन काउंसलिंग अप्रोचेस की, वो क्या क्या है. पहला है साइकोडायनामिक, जिसके बारे में आज का ये वीडियो होगा. दूसरा अफेक्टिव कैटेगरी है, एंड थर्ड बिहेवियरल एंड फोर्थ है कॉग्निटिव है. सो ये सारी चीज़ें हैं जो हम इस यूनिट में करेंगे. साइकोडायनामिक के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसमें हम क्लासिकल साइको एनालिसिस के बारे में बात करते हैं जो सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था. एडलरियन काउंसलिंग भी इसी में शामिल है, जिसका एम होता है कि क्लाइंट अपने आप के अंदर अनकॉन्शियस में झांके और क्लाइंट को अपने अंदर अनकॉन्शियस में चलने वाली चीज़ के बारे में पता चल सके. अफेक्टिव काउंसलिंग की अगर बात करें तो इसका मेन फोकस होता है कि क्लाइंट के इमोशंस का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ रहा है. ये क्लाइंट के इमोशंस पे असर डालती है ये वाली अप्रोच, और उसका जो इमोशंस है उसमें चेंज लाने की कोशिश करती है अफेक्टिव अप्रोच. इसमें कुछ थ्योरीज जो प्रोमिनेंट है वो है पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग, एग्जिस्टेंशियल काउंसलिंग और गेस्टाल्ट थेरेपी. नेक्स्ट है बिहेवियरल जो है वो एक लर्निंग प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जो माल एडेप्टिव बिहेवियर, मतलब जो गलत आदतें हैं या गलत बिहेवियर है उसको सही बिहेवियर में चेंज करने की कोशिश करती है बिहेवियरल अप्रोच. कॉग्निटिव अप्रोच जो होती है ये थिंकिंग पैटर्न पे काम करती है, ज़्यादा थिंकिंग पैटर्न पे फोकस करती है, और हमारा बिहेवियर, जब हमारे थॉट बदलते हैं, हमारे थिंकिंग पैटर्न बदलता है तो वो हमारे बिहेवियर और फीलिंग्स पे भी असर डालती है. इसमें रैशनल इमोटिव थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे, रियलिटी थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे, कॉग्निटिव थेरेपी एंड ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के बारे में भी पढ़ेंगे. ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी. नाउ लेट अस स्टार्ट विद ये जितने भी थेरेपेटिक अप्रोचेस के बारे में इन्होंने, अगर मैं एक बार आपको इंडेक्स बताऊं क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होने वाला है, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं बता रही हूँ. देखिए यहाँ पे ये थेरेपेटिक अप्रोचेस के बारे में इन्होंने बात की है. तो ये सारी चीज़ें हम आज समझेंगे. यहाँ पे 2.2 का पूरा सेक्शन समझने वाले हैं. 10 टॉपिक्स है जिसके ऊपर हम बात करेंगे. तो लेट अस स्टार्ट विद दी फर्स्ट वन,
फर्स्ट टॉपिक है साइकोडायनेमिक अप्रोच, जिसमें साइको एनालिसिस की बात होती है, जो 1800 से लेट 1800 में शुरू हुआ था, डेवलप हुआ था, और अर्ली 1900 मान सकते हैं। ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट जो सिगमंड फ्रूड थे, उन्होंने इस चीज़ को डेवलप किया था साइको एनालिसिस में। उनका यह एजम्पशन था कि जो भी इन्होंने जितनी भी अप्रोच ये पूरी बनाई है, उन्होंने दो चीज़ों के ऊपर काम किया, एक ह्यूमन बिहेवियर और एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो ये दो चीज़ें, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम और ह्यूमन बिहेवियर है, ये इसके ऊपर इन्होंने काम किया। इन्होंने ये बोला कि इंसान का जो बिहेवियर होता है वो उसके माइंड के अंदर चलने वाली चीज़ें, जिसे इंट्रासाइकिक कहते हैं, इंट्रासाइकिक या माइंड के अंदर चलने वाली चीज़ों से अफेक्टेड होता है, तभी ह्यूमन बिहेवियर वैसा होता है। या उसके अंदर कोई मोटिव होता है इंसान में, या उसके अंदर कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है जिस वजह से वो वैसा बिहेवियर शो करता है, या उसके इम्पल्सिस की वजह से ऐसा होता है। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो अनकॉन्शियस माइंड में रहती हैं, ये कॉन्शियस में नहीं रहती। सो ये जितनी भी चीज़, चाहे कारण कोई भी हो, लेकिन ये इसके अनकॉन्शियस में रहता है, यानी इंसान को खुद ही नहीं पता होता कि वो क्यों इस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है। अच्छा, इंसान के एडेप्टिव एंड माल एडेप्टिव ईगो डिफेंस मैकेनिज्म भी होते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में मैंने पहले ही बताया था कि जब हमारे साथ कोई हादसा होता है तो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म जाग जाते हैं, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, और अगर हमें एक्सेप्ट करना होता है तो हम अपनी खुद के कुछ तरीके लगाते हैं। जैसे कि अभी कोविड हुआ, कोविड के टाइम पे हमने देखा, अगर किसी को कोविड हो जाता है, डायग्नोस होता है, तो पहले तो डिनाई करने लगता है, डिनायल फेज में चला जाता है, नहीं नहीं मुझे कोविड नहीं होगा, ऐसी गला खराश है, ऐसे करके बोलेंगे। तो वो एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो हमारा डेवलप हो जाता है। एंड देन जब उसको पता चलता है रिपोर्ट में कि हाय वो तो पॉजिटिव निकला, तो वो शॉक स्टेट में चला जाता है। तो ये एक और तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। सो इस तरह के बहुत सारे अपने बॉडी के डिफेंस, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं। कभी कभी ये माल एडेप्टिव भी हो जाते हैं, यानी इस लेवल तक हो जाते हैं कि वो हमें सुकून पहुंचाने के लिए नहीं, हमें नुकसान पहुंचाने के लिए हो गए होते हैं। तो जो डिफेंस मैकेनिज्म बेसिकली हमारा नेचुरल प्रोसेस है किसी चीज़ को हैंडल करने का, किसी इशू को हैंडल करने का। लेकिन जब ये हमारे ऊपर गलत असर डालने लगते हैं, होता तो हमें बचाने के लिए होता है, हमारे को सही सेफ रखने के लिए होता है, लेकिन अगर ये गलत चले जाते हैं तो ये हमारे ऊपर उल्टा असर करते हैं। तब काउंसलर का काम वहाँ पे आता है। तो हम जो भी अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए हैं, बचपन की कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हादसा थी, या कोई सदमा था, कुछ ज़रूरतें थी, कुछ इच्छाएं थी जो पूरी नहीं हो पाई, या कोई फैंटेसीज थी जो नहीं कर पाए कवर अप, तो उसके वजह से हमारे जो बिहेवियर है वो एबनॉर्मल होना शुरू हो जाता है। हम कहीं ना कहीं किसी और रूप में अपने बिहेवियर को शो करने लगते हैं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये किसके बीच में चल रहा होता है? जो अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट है, ये कहाँ चल रहा होता है? अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट तो है कि बचपन में कुछ हादसे हुए थे, इस वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है हमारे कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड के बीच में। हमारे अनकॉन्शियस माइंड ने उन चीज़ों को दबा के रखा है जो हमारे बचपन में कोई हादसे थे, या हमने कुछ ऐसा हमारे साथ बीता जो हम नहीं दोबारा याद करना चाहते, तो वो रिप्रेस्ड होती हैं, दबी हुई चीज़ें होती हैं अनकॉन्शियस में। सो जब ये कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, कॉन्शियस वो माइंड होता है जो रियलिटी को फेस कर रहा है, अनकॉन्शियस वो होता है जो दबा के रखे हुए चीज़ें, जिसको बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। इन दोनों में जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है तो हमारे अंदर मेंटल डिस्टर्बेंसेस शुरू हो जाते हैं, हमें एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, ऐसे ऐसे। अब क्या होता है, ये तो हो गया कि हमारी अंदर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए और हमारे को ये चीज़ें आने लगी। हमारी जो पर्सनालिटी है वो भी इन्हीं चीज़ों से बनना शुरू हो जाती है, ऐसा फ्रूड कहते हैं। बहुत पुराने एक्सपीरियंसेस हो गए, रिलेशनशिप, स्पेशली जो पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप होती है बच्चों की, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इसी वजह से हमारा जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है और एडल्ट बिहेवियर वो भी इसी पे डिपेंड करता है। नाउ कमिंग टू रोल ऑफ काउंसलर। एज अ काउंसलर आपका क्या काम है? ये तो पता चल गया कि साइको एनालिसिस में क्या होता है, लेकिन काउंसलर क्या करेगा? काउंसलर क्लाइंट को एनकरेज करेगा, उससे बात करेगा, कि उसे पता लगाने की कोशिश करेगा उसके मन में क्या चल रहा है, उसके क्या बचपन में कोई ऐसे एक्सपीरियंसेस थे क्या जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। एंड दूसरा, वो क्लाइंट को ये भी इसमें भी हेल्प करेगा कि वो अंदर के चीज़ों को समझने की कोशिश करे, जो उसके मन में चल रहा है उनको समझने की कोशिश करे, और जो भी पास्ट में ऐसे एक्सपीरियंसेस है जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए हैं उसके बारे में बात करे, उसके ऊपर काम करे, और उसको हर एक सेशन में फोकस में लाने की कोशिश करेगा काउंसलर। एंड थर्ड पॉइंट, जो थर्ड चीज़ करेगा वो ये कि वो
ट्रांसपेरेंस को एनकरेज करेगा। ट्रांसपेरेंस मतलब जब क्लाइंट खुल के बोलना शुरू होता है और अपनी प्रॉब्लम को, अनकॉन्शियस मटेरियल्स को रियलिस्टिकली डील करना शुरू करता है, रादर छुपाने के उसको हैंडल करे, उसको फेस करे, उसको समझने की कोशिश करे और वो क्या कर सकता है उसके लिए वो चीज़ें करे। गोल्स क्या होंगे अब हमारे साइको एनालिसिस में? हमारे गोल वेरी करते हैं क्लाइंट के बेस पे कि क्लाइंट कौन क्या आया है, उसके क्या हमें करना है, क्या इश्यूज हैं उसको, और उसके क्लाइंट की पर्सनैलिटी में क्या चेंजेस हमें लाने हैं वो उस पर डिपेंड करता है। प्राइमरी गोल होता है हम क्लाइंट को अवेयर कराते हैं अपने अनकॉन्शियस एस्पेक्ट से पर्सनैलिटी के, उसको ये बताते हैं कि उसने अपनी मेमोरीज में, अनकॉन्शियस मेमोरीज में जो चीज़ें या विशेष को जो दबा के रखा था, जो बहुत ज़्यादा पेनफुल है और जो उसको डराता है बार बार, जिसे वो हैंडल नहीं कर पाता, उसको कॉन्साइंस में लेके आए, उसको समझने की कोशिश करें। ये हमारा गोल होगा। हम क्लाइंट को हेल्प करेंगे कि वो अपनी डेवलपमेंटल स्टेजेस के थ्रू फिर से उन प्रॉब्लम्स जिसको वो फेस कर रहा था और नहीं रिजॉल्व कर पाया, उसको फेस करने के लिए एग्री हो जाए। और इसमें बहुत सारा रिकंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व होता है उसकी पर्सनालिटी का। हम उसके पास्ट को, उसके प्रेजेंट को, हर एक चीज़ को पकड़ के कुछ टेस्ट करके ओवरऑल एक पिक्चर बनाते हैं उसकी पर्सनालिटी की, और फिर जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उसकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं सो दैट वो एक मोर प्रोडक्टिव ह्यूमन बीइंग बन सके। हम उसकी ईगो को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं सो दैट वो दोबारा अपनी उन्हीं पुरानी क्रेविंग्स पे ना चला जाए, जो इंस्टिंक्टिव आईडी की वजह से जो क्रेविंग आई है उसमें ना फंस जाए। इस वजह से हम उसकी ईगो को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करते हैं। ईगो होता है जो प्रेजेंट में जीता है, जो हैंडल करता है हमारे सारी चीज़ों को, और जो आईडी होता है वो होता है जो हमारी एक ऐसी अंदर की इंस्टिंक्ट्स हैं जो हमेशा अपनी चीज़ों को अचीव करना चाहती हैं, चाहे नो मैटर इन व्हाट वेज। तो जिनकी इंस्टिंक्ट्स बहुत स्ट्रांग होती है और ईगो वीक होता है, वो ज़्यादातर क्राइम करना शुरू कर देते हैं। नाउ टेक्निक्स क्या क्या हैं जिससे हम क्लाइंट को हेल्प कर सकते हैं? पहला है फ्री एसोसिएशन। इसमें साइको एनालिस्ट जो है वो क्लाइंट को काउच पे लेटने के लिए बोल देता है और साइको एनालिस्ट जो होता है वो उसके सामने से हट जाता है, उसके पीछे खड़ा होता है कहीं पे, सर के पास कहीं पे, और उसको मोटिवेट करता है कि अपने बचपन की, चाइल्डहुड की सारी मेमोरीज बताएं, अपने इमोशनल एक्सपीरियंसेस शेयर करे। और क्लाइंट फिर बोलना शुरू कर देता है, उसके माइंड में जो भी आता है, चाहे वो कितना भी इरेशनल, कितना भी बेवकूफ़ी वाली बात क्यों ना हो, कितनी भी दर्द वाली बात क्यों ना हो, उसको सब बोलने के लिए काउंसलर जो है वो मोटिवेट करता है। एंड देन एम्पैथेटिक रहता है काउंसलर हमेशा, और हर एक सेशन में चाहे कुछ भी है, चाहे काउंसलर कुछ भी समझता हो, लेकिन उसको नॉन जजमेंटल ही स्टैंस लेना है, हमेशा अपने आप को नॉन जजमेंटल ही शो करना है और एक्ट करना है नॉन जजमेंटली, और हमेशा ऐसा दिखाना है उसको कि आई एम वेरी मच कंसर्न फॉर यू एंड आई वांट टू हेल्प यू, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। इस तरह का एटीट्यूड काउंसलर में होना चाहिए। क्लाइंट कभी कभी हो सकता है फ्री एसोसिएशन को रेजिस्ट भी करता है, वो ब्लॉक करता है, अपने थॉट्स को नहीं बताता, खुल के नहीं बताता, कुछ चीज़ें छुपाने लगता है जहाँ उसको ये लगता है कि कहीं वो भी इन्वॉल्व है इस तरह से। तो एनालिस्ट होते हैं वो क्लाइंट को हेल्प करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि अपने रेजिस्टेंसेस को छोड़ दे, ना रोके, और जो भी थॉट्स आ रहे हैं चाहे वो कितने भी अननेसेसरी क्यों ना लग रहे हो, उसको बोलना है। अपनी नीड्स के बारे में भी बताना है क्लाइंट को, क्या वो चाहता है अपनी लाइफ से और उसके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उसको परेशान करती हैं, वो सारी चीज़ें खुल के बताए। ये फ्री एसोसिएशन में ऐसा होता है। नेक्स्ट है ड्रीम एनालिसिस। ड्रीम एनालिसिस में अगेन नाम से पता चल रहा है, जो क्लाइंट है वो अपने ड्रीम के बारे में बात करता है, उसके अंदर छिपी हुई जो भी चीज़ें हैं वो उसके सपने में आने लगती हैं। और जो ड्रीम होते हैं ये एक ऐसा रिसोर्स है जिससे हम उसके अनकॉन्शियस तक पहुंच सकते हैं, बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। तो उसके ड्रीम जो है, ड्रीम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है लेटेंट थॉट्स, लेटेंट थॉट्स मतलब हिडन, छुपे हुए, लेटेंट मतलब होता है हिडन, एंड मैनिफेस्ट कंटेंट मतलब जो उसके सपने में उसको दिखाई दिया। तो जब क्लाइंट आता है तो वो अपने सपने में दिखी हुई चीज़ मतलब मैनिफेस्ट कंटेंट को हमें रिपोर्ट करता है, और फिर हम उसका लेटेंट कंटेंट उसके अनकॉन्शियस में जो है उसको उस ड्रीम से रिलेट करके पता लगाने की कोशिश करते हैं। जो थेरेपिस्ट है वो अनकवर करता है उसके ड्रीम के बारे में, इंटरप्रिटेशन शुरू करता है, और इंटरप्रिटेशन में क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना है। जो क्लाइंट अपने पहली चीज़ हम ये देखने की कोशिश करेंगे उसके सपने में कि क्लाइंट अपने सपने में कौन से एलिमेंट से खुद को रिलेट कर पा रहा है। दूसरा, क्लाइंट अपने सपने में जितने भी एलिमेंट्स आए हैं, मतलब जितने लोग भी जो भी उसको दिखा, उसमें से किसको अपने जैसा मानता है, मतलब वो उसको क्या लगता है कि उन सारी चीज़ों में वो कौन है, ये हम पूछेंगे।
एंड देन उसका जो ड्रीम का कंटेंट है उसको साइड में रख के हम क्लाइंट से उसकी लाइफ के ऐसे इवेंट को पूछेंगे जो इसी सपने से मिलता जुलता था उसकी लाइफ में, वो पूछेंगे हम। एंड देन उसको इंस्ट्रक्शंस नहीं देना कि भाई तुम ऐसा करो वैसा करो। क्लाइंट को जो वो बोल रहा है बस सुनने की कोशिश करना है, समझने की कोशिश करना है क्या बताना चाह रहा है। तो एनालिस्ट जो है वो क्लाइंट का जो एसोसिएशन था उससे क्लूज फाइंड आउट करता है और एक अनकॉन्शियस माइंड में से चीज़ें निकालने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ ट्रांसफरेंस। ट्रांसफरेंस का एनालिसिस, ट्रांसफरेंस भी इसको लिख सकते हैं अकेला, एनालिसिस ऑफ ट्रांसफरेंस पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ट्रांसफरेंस का मतलब होता है कि जब हम जो इमोशंस है वो किसी और पे पास ऑन कर देते हैं। किसी इंसान के लिए हमारे अंदर कोई इमोशन है, हम वो किसी और इंसान के ऊपर कर देते हैं पास ऑन, जबकि वो इंसान वो नहीं होता। लेकिन जैसे कि इस क्लाइंट एंड काउंसलर के बीच का जो रिलेशनशिप है उसमें अक्सर जो क्लाइंट होते हैं वो काउंसलर पे ट्रांसफरेंस शो कर देते हैं। मतलब मे बी कहीं उसके पास्ट की कोई पर्सनैलिटी है जिससे उसको इश्यूज थे। सपोज पेरेंट्स किसी अपनी माता से सपोज किसी बच्चे को इशू रहा है तो वो अपने थेरेपिस्ट को अपनी माता जैसा समझने लगेगा और अपने जितने भी फीलिंग्स हैं जो भी उसके दिमाग में उनके लिए नेगेटिव पॉजिटिव जो भी भरा है वो सब एक्सप्रेस कर देगा। उसको बोलते हैं हम ट्रांसफरेंस। अपनी सारी फीलिंग्स है वो निकाल देगा। ये थेरेपेटिक तरीका है एक तरह से उसको रिलीव कराने का और वो क्लाइंट की सेल्फ नॉलेज बढ़ाने में हेल्प करता है। मैं थोड़ा फास्ट हूँ और मैं थोड़ा ब्रीफ में बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, नहीं तो अदरवाइज 1 घंटे का ये वीडियो आराम से बन जाएगा अगर मैंने एक एक चीज़ को पकड़ के बताना शुरू कर दिया। बट या आई एम ट्राइंग टू कवर अप होल ऑफ इट। एनालिसिस ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें तो क्लाइंट क्या करता है, कभी कभी रेजिस्ट करता है, वो बहुत रिलक्टेंट होता है, वो अपने अंदर की बातें बाहर नहीं आने देना चाहता, वो दबा के रखना चाहता है, वो एक्सप्लोर नहीं करना चाहता। तो कैसे हमें पता चलेगा कि ये रेजिस्टेंस वाली बात हो रही है? तो वो क्या करेगा, वो अपॉइंटमेंट्स को मिस करेगा या लेट आएगा अपॉइंटमेंट में, या अगर ट्रांसपेरेंस की बात होगी तो वो नहीं करना चाहेगा, अपने थॉट्स को ब्लॉक करेगा, फ्री एसोसिएशन नहीं दिखाएगा, या फिर अपने सपने के बारे में बताना दोबारा रिकॉल करना नहीं चाहेगा, कोई भी चीज़ पुरानी मेमोरीज को रिकॉल करना नहीं चाहेगा, मना कर देगा। तो ये चीज़ें सारी रेजिस्टेंस को शो करती हैं। इसमें अब काउंसलर क्या करेगा? काउंसलर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो क्लाइंट को हेल्प करेगा कि वो सोचे अपने बिहेवियर के बारे में, जिस तरह का बिहेवियर कर रहा है वो, और उससे उसको कितना नुकसान हो सकता है। वो चाहे तो इसी चीज़ को यूज़ करके अपने अंदर की चीज़ें बाहर निकाल सकता है। और काउंसलर एजुकेट करेगा क्लाइंट को कि कैसे वो अनकॉन्शियस मटेरियल के साथ काम कर सकता है। इवन इफ ही इज़ फीलिंग रेजिस्टेंस इनसाइड, स्टिल रेजिस्टेंस जो होता है, थेरेपेटिक प्रोसेस इसमें हेल्प कर सकता है इसको बाहर निकालने के लिए जो भी अंदर इसके चल रहा है। और अगर हम नहीं कर पाए इसके रेजिस्टेंस के साथ डील तो हमें ये थेरेपेटिक प्रोसेस रोकना पड़ जाता है। नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन में एनालिस्ट ने जो भी अब तक क्लाइंट के साथ किया, क्लाइंट के बारे में जाना, उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है, उसके साइकोलॉजिकल इवेंट्स को देखता है, जो भी और जितनी भी चीज़ें उसके टेस्ट वेस्ट जो भी सब कुछ हुआ है उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है और एक्सप्लेन करता है क्लाइंट को कि तुम्हारी फीलिंग्स और एक्शन से हम मुझे ये पता चलता है, एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट उसको बताता है, उसके कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बताता है। दोनों मिलके ही करते हैं, क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से होता है। और ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, वेल टाइम्ड होना चाहिए जब इंटरप्रिटेशन करते हैं। यानी कि कभी भी जब आपका मन कर गया वही तभी बोलना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता। हमें टाइम देखना पड़ता है, मौका देखना पड़ता है। जब ऐसा लगता है कि क्लाइंट जानना चाहता है वाकई, तब हम उसको इंटरप्रिटेशन बताते हैं कि उसके साथ क्या है क्या नहीं है, क्यों उसको एंग्जाइटी होती है, क्या नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं उसकी लाइफ में, क्यों वो स्ट्रेस लेता है, वो सारी चीज़ें। अगर हमने टाइम पे नहीं बताया तो ये प्रोसेस फेल हो जाता है और क्लाइंट जो है वो फिर कभी आपके पास नहीं आएगा। और लेकिन इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्किल्स की भी ज़रूरत होती है, ऐसे हर कोई नहीं कर सकता। नेक्स्ट है अफेक्टिव अप्रोच। अफेक्टिव अप्रोच में गेस्टाल्ट थेरेपी के बारे में बात की गई है। गेस्टाल्ट थेरेपी जो है एक तरह की एग्जिस्टेंशियल या एक्सपीरियंशियल फॉर्म ऑफ काउंसलिंग होती है। मतलब कि इंसान ने अपनी लाइफ में क्या एक्सपीरियंस किया, ओवरऑल क्या किया, जो भी अपनी लाइफ के हर एक जो भी इवेंट्स थे उन सब का कॉम्बिनेशन ये गेस्टाल्ट थेरेपी होती है, जो पर्सनल जोर देती है पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर कि इंसान जो भी करता है वो उसकी जिम्मेदारी है। ये हम सिखाने की कोशिश करते हैं इसमें। एंड इसके उस इंसान की खुद की जिम्मेदारी है कि वो अच्छा फील करे,
उस मोमेंट में रहने की कोशिश करे, प्रेजेंट मोमेंट में जिए, ये हम उसको सिखाते हैं। गेस्टाल्ट का वैसे मतलब होता है होल फिगर। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी जो होती है ये वो स्कूल ऑफ थॉट है जहाँ पे हम एम्फेसाइज करते हैं कि इंसान होलनेस को परसीव करे, कंप्लीटनेस को महसूस करे। ये फ्रिट्ज पर्ल्स ने 1960 ने पॉपुलराइज किया था इस चीज़ को। ऑब्वियसली हम पूरा कंप्लीट फील करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छी थॉट प्रोसेस है। और ये एक अपने एनवायरमेंटल फील्ड के साथ हमारा क्या रिलेशनशिप है, हम आसपास की अपने माहौल में कैसा हमारा रिश्ता है, हमारा पौधों से रिश्ता होता है, हमारा सामान से रिश्ता होता है, हमारे फैमिली मेम्बर से रिश्ता होता है, वो तो होता ही है। बाकी हर एक चीज़ से, हमारे एनवायरनमेंट में हमारे चारों तरफ होने वाली हर एक चीज़ से हमारा रिश्ता होता है। वही उसी के ऊपर इन्होंने स्ट्रेस किया है कि इंडिविजुअल जो होता है वो अकेला कभी समझा नहीं जा सकता, उसका एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी इंसान को समझना चाहते हैं पूरी तरह से, तो उसके आसपास के एनवायरनमेंट को हमें समझना पड़ेगा, उसके लाइफ में होने वाले हर एक इवेंट को समझना होगा। तो इंडिविजुअल जो भी होता है वो एक पार्ट है पूरे होल का, वो पूरा एक इंसान अकेला नहीं होता विदाउट सराउंडिंग्स। तो उसका सराउंडिंग में क्या क्या आ जाता है, उसका कल्चर आ जाता है, उसका बिलीफ आ जाता है, उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं, वो सारी चीज़ें आ जाता है। तो इंडिविजुअल की जो अटेंशन है वो एग्जैक्टली डिवोटेड होती है कि जो भी अपने आसपास की हर एक चीज़ से वो कुछ ना कुछ समझे, और जो चीज़ें ये रिजॉल्व नहीं करा, यानी कि लाइफ में वो सपोज जब से पैदा हुआ है वो हर एक इवेंट को जीता आ रहा है ना, क्योंकि ये इसका एम्फेसिस ही यही है कि ये प्रेजेंट मोमेंट में जीने के लिए बोल रही है। अगर मान लो एक पर्टिकुलर लाइफ के इवेंट, मैं थोड़ा ब्रीफ कर रही हूँ क्योंकि बहुत बड़ा है, बहुत सारे पैराग्राफ है, बट इसमें क्या बताया गया वो मैं बता दूँ। स्पेशली ये जो लास्ट पैराग्राफ है ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज लाइफ के कोई ऐसे मोमेंट थे जब जहाँ पे उसको वो चीज़ें नहीं मिली जो होना चाहिए था, तो वो इनकम्प्लीट सा महसूस कर रहा है उस चीज़ को लेकर। तो वो जो था वो चीज़ें इसके बैकग्राउंड में चली जाएंगी। लाइफ जो उसका पूरा ओवरऑल सिनेरियो उसने बनाया हुआ, एग्जिस्टेंशियल सिनेरियो बनाया है, उसमें बैकग्राउंड में वो चीज़ें चली जाती हैं जो अनफिनिश्ड होती है, जो पूरी तरह ख़त्म नहीं हुई। और जब यही अनफिनिश्ड चीज़ें बहुत सारी इकट्ठी होने लगती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, तो ये इंसान को तंग करने लगती हैं और वो हैप्पी फील नहीं करता, वो परेशान रहता है अनफिनिश्ड बिजनेसेस की वजह से, अपने इमोशंस से परेशान हो जाता है। तो इस थेरेपी का मतलब है कि सेल्फ अवेयरनेस लाना और रियलाइज, अगर सेल्फ अवेयरनेस इंसान को आ जाए और वो प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू कर दे, अपने मर्जी की चॉइसेस करे, फ्रीली एक्सपीरियंस करे चीज़ें, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके और अनफिनिश्ड बिजनेस को पीछे छोड़ दे, तो वो हमेशा खुश रहेगा। कोई भी उसके अनफिनिश्ड बिजनेसेस ना छोड़े, छोड़ ना दे, ना छोड़े। कोई भी उसको जो ऐसी चीज़ें हैं जो इनकम्प्लीट या उनको इनकम्प्लीट ना छोड़े किसी चीज़ को, तो वो हमेशा खुश रहेगा, फुलफिल्ड फील करेगा, होलनेस में फील करेगा। अब रोल ऑफ काउंसलर क्या हो गया इसमें, अब रोल क्या करेगा काउंसलर का, क्या रोल है। काउंसलर जो है वो ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करेगा क्लाइंट को कि वो क्लाइंट अपने बारे में सब कुछ एक्सप्रेस कर सके, सो दैट वो किस तरह से उसकी वो कैसा पला बड़ा है वो सब अपने बारे में बता सके। और जो भी उसकी लाइफ में ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो परेशान है, उन एक्टिविटीज़ को एक्ट करके और उसको ठीक से रिजॉल्व कर सके। जो जब भी पूरा ये जो गेस्टाल्ट थेरेपी है, इसमें कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं जो फॉलो होते हैं, वो मैं नीचे आपको अभी बताऊंगी। इंसान को ज़रूरी ये है कि ये एज अ होल ऑनेस्ट रहे हमेशा, और इंटेंसली इन्वॉल्व रहना काउंसलर का बहुत ज़रूरी है क्लाइंट के साथ। और काउंसलर का क्लाइंट के साथ ऑनेस्ट होना भी ज़रूरी है, तभी क्लाइंट जो है वो खुल के अपने बारे में कुछ एक्सप्रेस करेगा और बहुत सारी चीज़ें जी पाएगा। काउंसलर जो होते हैं वो क्लाइंट को हमेशा इस बात के लिए हेल्प करते हैं कि वो अपने एनवायरनमेंट में अवेयर रहे, प्रेजेंट चीज़ को समझने की कोशिश करे। कुछ रूल्स है जो हमें फॉलो करना, जैसे प्रिंसिपल ऑफ नाउ वाला है। तो हमें क्या करना है, ऑलवेज यूजिंग दी प्रेजेंट टेंस। जब भी हम इस थेरेपी को यूज़ करते हो प्रेजेंट टेंस में ही करवाते हैं, और इसमें आई एंड यू के बारे में बताया है कि हमेशा जब भी इंसान किसी और के बारे में बात करे तो उसको यू करके बात करे, सेकंड पर्सन में, नॉट थर्ड पर्सन में। तो जैसे मान लो मैं किसी ABC पर्सन की बात करी, XYZ पर्सन की बात करी, तो मैं उसको उसका नाम लेके वो ऐसा करती थी या ऐसा करती है ऐसा नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी तुम ऐसा करती थी,
ऐसा बोलूँगी। एंड देन यूज़ ऑफ आई हमेशा यूज़ करना है अपने खुद के लिए, जब एक किसी बॉडी की बात होती है तो आई बता के करना है। एंड देन हाउ एंड व्हाट पे ज़्यादा जोर देना है देन वाई के ऊपर। एंड एक और प्रिंसिपल है जो क्वेश्चन को आंसर में कन्वर्ट करना, मतलब जो भी जब आप क्लाइंट को ये बोलेंगे कि क्वेश्चन को स्टेटमेंट में चेंज करके बोलो, हमेशा ही अपने क्वेश्चंस को स्टेटमेंट में चेंज करके बोलेगा फिर क्लाइंट। गोल क्या है इसमें? गोल है एग्जिस्टेंशियल एनकाउंटर जो है लोगों के बीच में होता है अक्सर, और क्लाइंट हमेशा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव हो जाते हैं। क्लाइंट की अवेयरनेस तब बढ़ जाएगी जब वो बहुत अपने प्रेजेंट में जीना शुरू हो जाएगा, हर एक इमोशन एंड सेंसेशन को महसूस करने लगेगा, हर एक एनवायरनमेंट के फैसेट को देखने लगेगा, सब कुछ एक्सपीरियंस करेगा, तो वो नाव में जीना शुरू हो जाएगा। और धीरे धीरे वो हर एक चीज़ की, जो भी चीज़ें वो एक्सपीरियंस करेगा उसका ओनरशिप लेना शुरू कर देगा, मतलब जो भी उसके साथ हुआ वो अपनी जिम्मेदारी लेगा। वो ज़्यादा अवेयर हो जाएगा अपनी सेंसेस के इस टेक्निक के थ्रू, और वो एक्सेप्ट करेगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, कि जो भी वो क्लाइंट ले रिस्पॉन्सिबिलिटी हर चीज़ की लेगा, चाहे वो कुछ भी कर रहा है या कोई भी जो भी एक्शन कर रहा है उसका जो भी कंसिक्वेंसेस है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा। एंड देन उसका जो रिलेशनशिप, थेरेपेटिक रिलेशनशिप जो है वो इसमें भी हेल्प करता है क्लाइंट को कि वो अपने अनफिनिश्ड बिजनेसेस को रिजॉल्व कर सके और ज़्यादा इंटीग्रेटेड बन जाए ना। इसमें जो टेक्निक है वो क्या क्या है, जो थेरेपिस्ट है वो जनरली कुछ डायलॉग्स में इन्वॉल्व हो जाता है क्लाइंट के साथ, जो उसको ये बोलता है कि उसके साथ दो चीज़ें होती हैं। एक होता है एक्सपेरिमेंट करना क्लाइंट के साथ, उसको एक्सपेरिमेंट करवाना क्लाइंट के साथ, और क्लाइंट को बोलो एक्सपेरिमेंट देके कि खुद परफॉर्म करो, हम देखना चाहते हैं तुम क्या करते हो। दूसरा होता है थेरेपेटिक एक्सरसाइजेस देना। जो एक्सपेरिमेंट होता है वो क्रिएटिव और स्पॉन्टेनियस होता है, जिसमें एक कोई पर्टिकुलर जो भी रिजल्ट आएगा उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता होता, ना हमारी एक्सपेक्टेशन होती है, ना ही हम उसको बोलते हैं कि ये आउटकम लाओ। उसको बस एक्सपेरिमेंट पकड़ा दिया और उसको करके दिखाना है। जैसे कि क्लाइंट को एंगेज कर दिया किसी अजीब सी एक्टिविटी में, सो दैट अपने ड्रीम की, जैसे कि मैंने उसको बोल दिया कि चलो तुम्हारा जो सपना तुमने देखा उसमें से तुम एक ऑब्जेक्ट बन जाओ, इस तरह की चीज़ें ऐसी उससे हम जाने की, और ऐसे धीरे धीरे करके हर एक एलिमेंट का रोल उसको पकड़ाते जाएंगे और समझने की कोशिश करते जाएंगे, जो ड्रीम वर्क है एक तरह का। और जो हम उसको एक्सरसाइजेस देते हैं वो भी रेडीमेड टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि रोल प्ले हो गई, फेस टू फेस एनकाउंटर हो गया, जिसमें वो एक्ट करेगा और अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करेगा और उसके रास्ते में आने वाली हर एक बैरियर्स के बारे में भी बात करेगा, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो ये दोनों जो एक्सपेरिमेंट और जो एक्सरसाइजेज है ये हेल्प करती हैं इंसान के इमोशंस को समझने में। फर्स्ट है इसमें टेक्निक, वो है ड्रीम वर्क, जिसमें जैसे कि मैंने बताया कि जो ड्रीम्स हैं ये बेसिकली कुछ मैसेजेस हैं जो पर्सन को सर्टेन टाइम पे पर्सन प्लेस करता है, मतलब वो अपने बारे में बताता है, अपनी लाइफ के बारे में उसको सपने में भी आती हैं चीज़ें। ये साइको एनालिसिस जैसा नहीं है, ये थोड़ा अलग होता है। इसमें क्लाइंट को बोला जाता है कि अपना, जैसे कि मैंने पहले बताया, ऊपर भी बता दिया कि वो क्लाइंट जो होता है वो हर एक अपने सपने के हर एक जो भी आइटम थे उसमें, जो भी ऑब्जेक्ट्स थे उसके सपने में, जो भी उसने देखा था, एक एक बारी हर एक एस्पेक्ट के बारे में अपने आप को इमेजिन करके देखो उस एलिमेंट में, एंड देन बताओ कैसा लगता है। जब वो पर्सन हर एक एस्पेक्ट को देखेगा, लिव करेगा उसमें और बताएगा उसके बारे में और सोचेगा कि वो खुद ही है वो चीज़, तो वो अपने सपने को ठीक से समझ पाएगा कि वो सपना क्यों आया था। तो जो पर्सन है वो रिपीटेटिव ड्रीम्स जो होते हैं वो खास तौर से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब क्लाइंट हमारे पास बोलता है आके कि हमें बार बार एक ही सपना आता है, तो उसको हमें एनकरेज करना चाहिए, सो दैट हम पता लगा सके कि ऐसी क्या चीज़ है जो उसको परेशान करती है। नेक्स्ट टेक्निक है एम्प्टी चेयर टेक्निक। एम्प्टी चेयर टेक्निक में क्लाइंट के सामने कुछ खाली चेयर्स रख दी जाती हैं और उसको बोला जाता है कि वो जो खाली चेयर है वो तुम्हारी पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट्स हैं जो अलग अलग थे। क्योंकि देखो मैं अपने माता पिता के साथ कुछ और हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ कुछ और हूँ, मैं दूसरे लोगों के साथ कुछ और हूँ, है ना। तो वो हमारी पर्सनैलिटी के अलग अलग एस्पेक्ट्स हो गए। तो हम उसको ये बोलते हैं क्लाइंट को कि तुम्हारी ये अलग अलग पर्सनैलिटी सामने बैठी है अलग अलग चेयर पे, अब तुम उनसे बात करो, उनसे बोलो, उनके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे, एंड उन पर्सनैलिटीज़ के बारे में रैशनल इरेशनल पार्ट्स भी होंगे। तो वो सारी चीज़ें उसको
बोलते हैं कि उस पर फोकस करो, उन सारी पर्सनालिटी के पार्ट्स पे, और देखो तुम कहाँ पे डुअल हो, कहाँ पे तुम जेन्युइन नहीं हो, तो इससे वो ठीक होने लगता है। कन्फ्रंट्रेशन में हम क्लाइंट की इनकंग्रुएंट बिहेवियर या जो फीलिंग है उसके बारे में बात करते हैं। अगर वो दोगली बात करता है तो उसको हम कन्फ्रंट करते हैं, बोलते हैं व्हाट एंड हाउ, क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं, रादर वाई नहीं पूछते हैं हम, जनरली क्या और कैसे पूछते हैं। नेक्स्ट है मेकिंग द राउंड्स। इसमें हम जो काउंसलर है वो काउंसलर जो होता है वो एक पर्टिकुलर फीलिंग क्लाइंट को एक्सप्रेस करने के लिए बोलता है, और बोलता है कि बाकी लोगों के ऊपर वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करो, जो भी जितने भी ग्रुप में मेंबर्स हैं सबके बारे में एक कुछ बोलो। तो जैसे कि एक हम अपना जो क्लाइंट को एक फॉर एग्जांपल इन्होंने बताया कि एक अगर हमने स्टेटमेंट दे दिया आई कांट स्टैंड एनी मोर, ये तो बोलना ही है, इसके अलावा उसको ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में भी कुछ बोलो, तो वो कुछ कुछ रिमार्क उस इंडिविजुअल के बारे में इसके आगे लगाता जाएगा। तो इससे हमें ये एक्सरसाइज हर एक ग्रुप मेंबर के साथ की जाएगी। वर्बल एंड पॉजिटिव फीलिंग भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है नेगेटिव ही बोले वो। तो ये एक्सरसाइज से क्लाइंट अवेयर हो जाएगा खुद की फीलिंग्स के बारे में। नेक्स्ट है आई टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। आई टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी में जो है क्लाइंट को बोला जाएगा कि एक ऐसा स्टेटमेंट लो अपने परसेप्शन के बारे में इस फ्रेज के साथ कि आई टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट। तो कोई भी उसको एक्सरसाइज ऐसी दे दी जाती है जो क्लाइंट को हेल्प करता है कि अपने खुद के परसेप्शन बिहेवियर को वो समझ सके। देन लूजनिंग एंड इंटीग्रेटिंग टेक्निक। इसमें जो पेशेंट है उसके जो थिंकिंग है उसके बारे में हम बात करते हैं, ऑल्टरनेटिव वेज क्या क्या हो सकते हैं सोचने के। इंसान तो क्यों हमेशा एक ही तरह का सोचता है, क्योंकि उसकी आदत पड़ गई होती है उस तरह के सोचने के लिए, है ना। तो वो जैसे कि हमेशा अपने आप को डिनायल में रखता है, अपने आप को डिप्रेशन में रखता है, लेकिन अगर हम उसको दूसरा एस्पेक्ट दिखा दें सोचने का तो वो उस तरह से सोचना शुरू कर देता है। तो हम उसको बोलते हैं तुम जैसा सोच रहे हो उसका उल्टा सोचो, इसमें ऐसा होता है। नेक्स्ट है रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग में हम उसको ये बोलते हैं कि तुम कोई एक पर्टिकुलर रोल प्ले करो। क्लाइंट जैसे कि क्लाइंट को बोलती है अपनी मदर का रोल प्ले करो, क्या कहती है वो, क्या बोलती है, कौन सा डायलॉग मारती है, वो सारा चीज़ें बोल के बताओ, करके बताओ, एक्ट करो। तो वो अवेयर हो जाता है खुद के बारे में और दूसरों के बारे में भी। एनेक्टमेंट भी कुछ कुछ इसी तरह से है, जिसमें जो पेशेंट है उससे कहा जाता है कि अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को एक्शन में चेंज करो, और जो थेरेपिस्ट है वो एनकरेज करता है कि उसको दूसरे पर्सन को वही सेम चीज़ बोलो जो तुम्हें महसूस होती है, तुम्हारे थॉट्स में है, और अपने शब्दों में बोल के बताओ उस चीज़ को। तो पेशेंट ज़रूरी नहीं है कि वो रोके वो चीज़ करे, लेकिन वो अपने अंदर के वर्ड, अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स में एक्सप्रेस करके बताए। तो ये उसकी अवेयरनेस बढ़ा देता है, और ये लेकिन कैथारसिस नहीं है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एक्सेजरेशन इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ एनेक्टमेंट। एक्सेजरेशन भी एक तरह का एनेक्टमेंट है जिसमें अपनी फीलिंग्स को और थॉट्स को मूवमेंट के थ्रू एक्ट करके, डांस के साथ, म्यूजिक के साथ, पोइट्री के साथ, ऐसे जो मोशन के साथ, मतलब थोड़ा एनर्जी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, क्रिएटिव वे में एक्सप्रेस करके बताना है। और जैसे कि कोई इंसान है, इसमें एग्जांपल बताया कि जैसे कोई इंसान है जो अपनी माँ के बारे में बोल रहा है, कोई भी इमोशन सिखाए बिना, बोले बिना, इमोशन नहीं दिखा रहा, बस बोल रहा है अपनी माँ के बारे में, तो उसको बोलेंगे कि तुम इमोशन के साथ बोल के बताओ इसी चीज़ को, फीलिंग्स के साथ बोल के बताओ। नेक्स्ट है मे आई फीड यू अ सेंटेंस। तो इसमें जो काउंसलर है वो क्लाइंट को अवेयर कराएगा जो उसके अंदर मन में चीज़ें चल रही हैं और वो सामने नहीं बोल पाता। अब जो काउंसलर है वो ऐसे सेंटेंसेस बोलेगा जो क्लाइंट से बुलवाएगा, कुछ उल्टे सेंटेंस बोलेगा और क्लाइंट से बुलवाएगा। जो क्लाइंट अंदर सोच रहा है या वो नहीं समझ पा रहा अपने अंदर की चीज़ को, उसको बाहर निकलवाएगा काउंसलर कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स बुलवा के। ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्किल चाहिए इसके लिए, हर कोई नहीं कर पाता। नेक्स्ट है बिहेवियरल काउंसलिंग। अगेन इसको शुरू करने से पहले मैं बताऊं, जहाँ पे भी पिंक हाईलाइट है मतलब कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बिहेवियरल काउंसलिंग में 3 लोग बहुत स्पेशल नाम के आए हैं जिन्होंने बहुत काम किया है। एक तो पेवलोव हैं जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग का काम किया है, देन स्किनर हैं जिन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग का काम किया है, और बांदुरा हैं जिन्होंने सोशल लर्निंग या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के बारे में बात की है। बिहेवियरल अप्रोचेस जो होती हैं उनका मेन आइडिया यही होता है कि जो बिहेवियर नहीं चाहिए उसको हटाना है और जो बिहेवियर चाहिए वो डालना है, और वो किसी भी तरीके से हो सकता है, लर्निंग के
थ्रू भी हो सकता है, कंडीशनिंग के थ्रू भी हो सकता है। तो बेसिक एजम्पशन यही है कि बिहेवियरल अप्रोच में कि ऐसे बिहेवियर को हटा लेना है जो माल एडेप्टिव है। तो माल एडजस्टेड पर्सन जो होता है वो पर्सन होता है जो प्रॉब्लम्स के साथ जीना सीख जाता है, लेकिन वो कोप अप नहीं कर पाता अपनी प्रॉब्लम के साथ, वो अपने बिहेवियर में चेंज नहीं ला पाता, ऑल बिकॉज ऑफ माल एडजस्टमेंट, माल बिहेवियर। तो उसके अंदर कभी उसकी प्रॉब्लम्स में जो है उसको वो कोप अप नहीं कर पाता। सेकंड होता है कि वो उसका फॉल्टी रिएक्शंस की वजह से या उसके कोपिंग पैटर्न ऐसे होते हैं जो विदाउट री इन्फोर्समेंट ठीक नहीं होते। जैसे उसको स्ट्रेस है तो वो मेडिटेशन नहीं करेगा, ना काउंसलर की सलाह लेगा, वो ड्रिंकिंग कर लेगा, अल्कोहल ले लेगा। तो ये गलत री इन्फोर्समेंट ले लिया उसने अपनी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए। तो ये उसकी बात कर रहे हैं। तो ये बिहेवियरल अप्रोच जो होती है इन चीज़ों पे काम करती है ना। 3 जो क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट और सोशल लर्निंग थी, इनके बारे में इन्होंने थोड़ा सा बताया। क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या करते हैं कि हम दूसरी स्टिमुलस के साथ उसको पेयर कर देते हैं। जैसे कि एक डॉग का एक्सपेरिमेंट था जिसमें वो बेल बजते ही साथ उसको सलाइवेशन होता था। पहले वो खाना देख के उसको सलाइवेशन होता था। अब हमने क्या किया, बेल जैसे ही उसका खाने का टाइम होता था हम बेल बजा देते थे, और धीरे से हमने क्या किया, अब उसको पता चल गया जब बेल बजती है तो मुझे खाना मिलता है और सलाइवेशन होता था। फिर धीरे धीरे हमने खाना हटा दिया तो बेल बजते ही साथ उसको सलाइवेशन होना शुरू हो गया, खाने से रिलेशन उसका हट गया। ये था क्लासिकल कंडीशनिंग। देन है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग में हम पनिशमेंट देखते हैं, कोई बिहेवियर जो हमें चाहिए उसके लिए हम रीइंफोर्स करते हैं, और जो बिहेवियर नहीं चाहिए उसके लिए हम पनिश करते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है। नेक्स्ट है सोशल लर्निंग। सोशल लर्निंग होता है जब दूसरे को देख के सीखता है इंसान। रोल ऑफ काउंसलर क्या है? काउंसलर का रोल एक्टिव होता है जिसमें क्लाइंट को भी एक्टिवली हम इन्वॉल्व करते हैं। क्लाइंट लर्न करता है, अनलर्न करता है, रीलर्न करता है। ये तीनों चीज़ें होती है क्लाइंट के साथ, और उसके बिहेवियर में हम काम करते हैं। जो काउंसलर होता है वो एक कांस्टेंट टीचर भी होता है, एडवाइजर भी होता है, रीइंफोर्सर भी होता है, फैसिलिटेटर भी होता है, बहुत सारे काम कर रहा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट काउंसलिंग टेक्निक है एंड बहुत सही है, बच्चों के साथ बहुत जाती है ये। इसका गोल है कि ये मॉडिफाई कर देता है माल एडेप्टिव बिहेवियर को और क्लाइंट को हेल्प करता है कि प्रोडक्टिव बिहेवियर को फॉलो करें। मैं बहुत फास्ट हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है एंड आई डोंट वांट दैट। पूरा जिस्ट ही खत्म हो जाता है पूरे चैप्टर का अगर ज़्यादा खींचो चीज़ों को। टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे अब बिहेवियरल काउंसलिंग की। फर्स्ट है कंटिजेंसी मैनेजमेंट। कंटिजेंसी मैनेजमेंट में जो बिहेवियर परफॉर्मेंस चाहिए हमें जो बिहेवियर चेंज करना है या डिसकंटिन्यू करना है उसको हम एसोसिएट कर देते हैं ऐसे चीज़ के साथ जो बिहेवियर हमें चाहिए है। यानी कि जैसे ही वो बिहेवियर करेगा जो हमें चाहिए है तो हम उसके लिए रिवार्ड देंगे, और अगर उसने वो बिहेवियर किया जो नहीं चाहिए तो उसके लिए उसको कुछ नहीं मिलेगा। टोकन इकोनॉमी भी कुछ इसी तरह से ये ऑपरेंट कंडीशनिंग पे बेस्ड है, जिसमें हम डिजायर्ड बिहेवियर जैसे ही देखते हैं डे टू डे लाइफ फंक्शनिंग में तो हम उसमें उस इंसान को टोकन देते जाते हैं। ये जेल में भी होता है, बच्चों के साथ भी कर सकते हैं। तो वो इंसान जो है डिजायर्ड बिहेवियर करता है और टोकन कलेक्ट करता जाता है। जब उसके पास बहुत सारे टोकन हो जाते हैं तो वो उन टोकन को इकट्ठा करके उसके एक्सचेंज में कुछ अपने मन की चीज़ ले लेता है। तो ये वैसे ही है जैसे कंटेंजेंट वाला होता है, वैसे ही है। शेपिंग में हम एक बड़े बिहेवियर को छोटे छोटे स्टेप में ब्रेक कर देते हैं और हर एक स्टेप अचीव करने पर उसको कुछ रीइंफोर्समेंट दिया जाता है सक्सेसिवली। अगर वो उस पर्टिकुलर बिहेवियर को कर लेता है तो उसके बदले उसको रिवार्ड मिलता है। जैसे कि मेंटली रिटार्डेड कोई है जिसको कपड़े पहनना नहीं आता, बिल्कुल उसके है ही नहीं, उसकी डिक्शनरी में नहीं है कपड़े कैसे पहनते हैं, तो वो जो काउंसलर है वो उसको एक एक स्टेप सिखाएगा क्या पहनना है सबसे पहले, एंड उसके साथ उसको अपने सामने खुद भी करेगा और उसको भी करवाएगा। तो वो जो मेंटली रिटार्डेड है उसको जैसे ही वो एक स्टेप सही करता है तो उसको रिवार्ड दे दिया जाएगा, कुछ उसके मन की आइसक्रीम खिला दी है जो व्हाट्सोएवर, तो वो उस चीज़ को सीख जाए। उसको मालूम है कि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे आइसक्रीम मिलेगी और धीरे धीरे वो हैबिट बन जाएगी और वो ठीक होने लगेगा। तो यूजुअली ये वाली टेक्निक शेपिंग उसमें यूज की जाती है जब ये किसी इंसान को बिल्कुल भी नहीं आता। जिसको आता है थोड़ा बहुत उसके साथ ये शेपिंग नहीं की जाती है। एक होता है मॉडलिंग में होता है दूसरे को देख के इमिटेट करना और सीख जाना कि वो ऐसा करता है और वैसा किया और आप भी अच्छे हो गए, है ना। अच्छी चीज़ें मॉडलिंग करनी चाहिए, बुरी चीज़ें नहीं। देन है एक्सटेंशन होता है जब कोई एक्टिविटी है जिसको हमें ख़त्म करना है तो हम उसको पहले जब उसी एक्टिविटी के लिए अगर रिवार्ड मिलता था तो वो रिवार्ड देना बंद कर दो तो ऑटोमेटिकली वो एक्टिविटी भी होना बंद हो जाएगी। और जितना आपको बढ़ाना है उतना ही ज़्यादा आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं इसमें, कि कितने टाइम तक आप उस एक्टिविटी को बंद करना चाहते हैं उतना टाइम तक उसको रिवार्ड मत दीजिए तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी वो।
नाउ पनिशमेंट, पनिशमेंट तो बहुत कॉमन है, ये तो पता ही है आपको कि कोई गलती करता है तो उसको हम पनिश कर देते हैं। पनिशमेंट कई तरीके से हो सकती है ना। पनिशमेंट पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। पॉजिटिव को पॉजिटिव स्टिमुलस के थ्रू होता है, और नेगेटिव जो होती है पनिशमेंट वो स्टिमुलस को हटा के होता है। यानी कि हम अगर पॉजिटिव पनिशमेंट दे रहे हैं मतलब कि कोई चीज़ थप्पड़ मार दिया, और नेगेटिव पनिशमेंट ये है कि हम थप्पड़ नहीं मारेंगे, कुछ और कर देंगे, डांट कर देंगे, ऐसा। तो 3 तरह की पनिशमेंट्स के बारे में इन्होंने बात किया है, जिसमें से ये बता रहे हैं कि पहले के टाइम पे क्या होता था, पिंचिंग हो जाती थी, इलेक्ट्रिक शॉक देना, स्पैंकिंग करना, है ना, अमोनिया वेपर करना, या बहुत हार्श वॉइस में चिल्ला देना, या बाल को खींच देना, ये सारी पनिशमेंट पहले के टाइम पे होती थी। अब तो बैन हो गया, बच्चों को पनिश नहीं कर सकते, क्रिमिनल्स को ज़रूर कर सकते हैं। फर्स्ट जो तरीका है पनिशमेंट का वो है रेस्पॉन्स कॉस्ट। अगर कोई बच्चा या कोई भी ढंग से अनडिजायरेबल बिहेवियर कर रहा है, ढंग से बिहेवियर नहीं कर रहा है, तो हम उसके जो टोकन जो हम देते थे रीइंफोर्समेंट छीन लेंगे। तो रेस्पॉन्स कॉस्ट हो गई, मतलब उस रेस्पॉन्स कॉस्ट कैसे हो गई कि जो बच्चा काम करता था अब वो अच्छे से काम नहीं कर रहा या नहीं कर रहा, और जब वो काम करता था तो उसको हम टोकन देते थे। अब वो काम नहीं कर रहा तो हम टोकन नहीं देंगे, खत्म। या उसने अच्छे से काम नहीं किया तो हमने टोकन नहीं दिया, तो इसको बोलते हैं रेस्पॉन्स कॉस्ट। सेकंड है टाइम आउट। टाइम आउट का मतलब होता है जैसे क्लास के बाहर पनिशमेंट के लिए बच्चों को खड़ा कर देते हैं, या उनको वो उस जगह से हटा देते हैं जहाँ पे वो एंजॉय करता है, या उससे वो चीज़ ले लेते हैं जो वो एंजॉय करता है, या उसको कहीं और भेज देते हैं किसी और जगह पे, उसको बोलते हैं टाइम आउट होना, जो स्कूल में बहुत यूज होता है। हैबिट रिवर्सल। हैबिट रिवर्सल के लिए हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे इनकम्पैटिबल जो बिहेवियर है उसको हटाया जाता है और कंपीटिंग एक्शन किया जाता है। जैसे जो नेल बाइटर क्या करते हैं, जब वो नेल बाइटिंग की अगर उनको आदत है, उनको किसी और चीज़ को, ऑब्जेक्ट को पकड़ा देते हैं कि जब तुम्हें नाखून काटने का मन करे तो तुम किसी और चीज़ को पकड़ लो, है ना। किसी को मसल टिकिंग की आदत है, जो मसल ऐसे अपने आप ही टिक्स कहते हैं, मोटर टिक्स, जिसमें मसल अपने आप ट्विस्ट होती रहती है, तो उसको बोलेंगे कि जब भी तुम्हें ऐसा लगेगा अपना कंधा एक साइड का उसी के साथ साथ हिला लो। तो इस तरह की चीज़ें हम सिखाते हैं। नेक्स्ट है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। ये भी मैं जल्दी जल्दी बताऊंगी। ये भी क्लासिकल कंडीशनिंग है, जिसमें क्लाइंट को बोला जाता है जो भी प्रॉब्लम में, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिससे उसे एंग्जाइटी होती है, उसको एक सीक्वेंस में लिख लो, और जो लीस्ट एंग्जाइटी से मैक्सिमम एंग्जाइटी की तरफ जाते हैं हम, इसमें क्या करते हैं, उसको पहले बोलते हैं तुम रिलैक्स करो। रिलैक्सिंग में नाक से सांस लेना, अंदर भरना और मुंह से छोड़ना होता है। रिलैक्स करने के बाद उसको बोलते हैं इमेजिन करो वो सिचुएशन जो तुम्हें एंग्जाइटी क्रिएट करती है, एंड देन फिर से रिलैक्स करो, एंड देन स्टॉप हो जाओ उस चीज़ के बारे में सोचना और फिर से रिलैक्स करो। तो रिलैक्स, इमेजिन, रिलैक्स, स्टॉप, इमेजिन एंड रिलैक्स, इस तरह की स्टेप होती है, ये किया जाता है। इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है एयरपोर्ट का, इसमें आप खुद थोड़ा पढ़ लेना क्योंकि सेल्फ स्टडी इज इंपॉर्टेंट। जिसमें बताया कि जैसे सपोज किसी को फ्लाइंग का डर है तो वो कार में बैठेगा एयरपोर्ट तक जाने के लिए, फिर एयरपोर्ट के लाउंज में बैठेगा, लाउंज के बाद वो बोर्ड करेगा फ्लाइट को, एंड देन टेक ऑफ होगी फ्लाइट, तो वो उसका डर बढ़ता जाएगा, है ना। तो एक एक जो कम से ज़्यादा की तरफ उसको रिलैक्सेशन करना है, वो तब तक करेगा जब तक कि वो पूरा फिट ना हो जाए, उससे डर ना छूट जाए। नेक्स्ट लास्ट जो है वो है एक्सपोजर। आज के वीडियो में एक्सपोजर का मतलब होता है जिस चीज़ से डरते हो उसको फेस करो, चाहे तो इकट्ठा एक साथ ही भूत से डरते हो, भूत के ही सामने खड़े हो जाओ जाके, भूत की डरावनी वाली पिक्चर लेके, या फिर धीरे धीरे शुरू करो। छिपकली से डरते तो पहले छिपकली के आसपास टहलना शुरू करो, फिर उसको और थोड़ा और नज़दीक जाओ, इस तरह से। तो वो एक्सपोजर जितना होता जाएगा उतना ही आप डर से मुक्त होते जाओगे। तो जब धीरे धीरे किसी को डर वाली चीज के पास लेके जाया जाता है तो उसको बोलते हैं ग्रेडेड एक्सपोजर। और जिसको एकदम से लेके जाया जाता है तो उसको बोलते हैं फ्लडिंग। तो ये टर्म्स हैं जो यूज होते हैं, ये सब भी 3 मार्कर में आते हैं, इसीलिए आप इनको अच्छे से तैयार करना। ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, टोकन इकोनॉमी, ये सब। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, एंड अगर ऐसा है तो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, एंड अप्रिशिएट करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय।